फ्रेंड्स, वेलकम बैक 3 ईयर क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे घटना चक्र इतिहास पूर्वावलोकन। उसके हमारे कुछ टॉपिक्स हो चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग। गाइस, क्लास शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करिएगा। अगर आप चाहते हैं तो इससे पहले के जाके जो टॉपिक हैं उनको चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। आइए आज की अपनी क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग, इसके कुछ नोट्स हैं उनको देखेंगे। गुप्त वंश ने लगभग 275 से 550 ईस्वी तक शासन किया। इस वंश की स्थापना लगभग 275 ईस्वी में महाराज श्रीगुप्त द्वारा की गई थी, किंतु गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त फर्स्ट था, जिसने 319 से 335 ईस्वी तक शासन किया। इसने अपनी महत्ता सूचित करने के लिए अपने पूर्वजों के विपरीत महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। गुप्त संवत का प्रवर्तक चंद्रगुप्त प्रथम था। इसकी प्रारंभ तिथि 319 ईस्वी है, इसको नोट करिएगा। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। ये पूछा जाता है भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन की संज्ञा किसने दी थी? विंसेंट स्मिथ ने। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त का है। ये 335 से 375 ईस्वी के शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है। इस स्तंभ पर समुद्रगुप्त के संधि विग्रहिक हरिशेन ने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा गया है। इसने समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख है। इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के कुछ प्रशासनिक पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। वे हैं संधि विग्रहिक, खादट पाकिक, कुमारमात्य तथा महादंड नायक। अशोक निर्मित ये स्तंभ मूलतः कौशाम्बी में स्थित था, जिसे अकबर ने इलाहाबाद में स्थापित करवाया था। इस स्तंभ पर जहांगीर के आदेश हैं तथा बीरबल का भी उल्लेख है। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का एक अन्य नाम देवगुप्त मिलता है। ये पूछा जाता है किस शासक को विक्रमादित्य कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त फर्स्ट। तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि से विभूषित किया गया है। इसका प्रमाण सांची एवं वाकाटक अभिलेखों से मिलता है। उसके अन्य नाम देवराज तथा देवऋषि भी मिलते हैं। मेहरौली लेख के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय ने विष्णुपद पर्वत पर विष्णुध्वज की स्थापना कराई थी। दिल्ली में मेहरौली नामक स्थान से मेहरौली लोह स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है, जो वर्तमान में कुतुब मीनार के समीप है। इसमें चंद्र नामक किसी राजा की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है, जिसका समीकरण गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय से किया जाता है। गाइज, अगर नोट्स पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर करिएगा। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को शक विजेता कहा गया है। पश्चिम भारत के अंतिम शक राजा रुद्र सिंह थर्ड को चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने 5वीं सदी के प्रथम दशक में परास्त कर पश्चिमी भारत में शक सत्ता का उन्मूलन किया था। शकों को हराने के कारण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की एक अन्य उपाधि शकारी भी है। उसने इस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के भी चलाए। चांदी के सिक्कों को गुप्त काल में रूपयक या रूपक कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के कुशल शासन की प्रशंसा चीनी यात्री फाहियान ने की है। पूछा जाता है फाहियान किस शासक के दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ये आया था। इनके नवरत्नों की प्रसिद्धि सर्वकालिक रही है। नवरत्नों में सर्वोत्कृष्ट महाकवि कालिदास थे। अगले क्रम पर महान चिकित्सक धन्वंतरी थे। तीसरे खगोल विज्ञानी थे वारामिहिर। ये पूछा जाता है कि कालिदास कौन थे, धन्वंतरी कौन थे, तो याद रखिएगा धन्वंतरी चिकित्सक थे, वारामिहिर एक विज्ञानी थे, खगोल विज्ञानी। ये पीसीएस में पूछे हुए क्वेश्चन है गाइज। चौथे कोशकार डिक्शनरी निर्माणकर्ता अमर सिंह, 5वें वास्तुकार थे ये। शंकु तथा छठे रत्न फलित ज्योतिषी छपड़क थे। इसी प्रकार 7वें विद्वान व्याकरणज्ञ वरुचि थे। 8वें जादूगर बेताल भट्ट थे तथा 9वें रत्न जो इनके थे वो थे घटकर पर महान कूटनीतिज्ञ थे। कुमारगुप्त प्रथम महेंद्रादित्य लगभग 415 से 455 ईस्वी चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी ध्रुव देवी से उत्पन्न बड़ा पुत्र था। इसके समय के गुप्तकालीन सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिनकी संख्या लगभग 18 है। बिलसड अभिलेख में कुमारगुप्त प्रथम तक गुप्तों की वंशावली प्राप्त होती है। बंगाल के 30 स्थानों से कुमारगुप्तकालीन ताम्रपत्र प्राप्त होते हैं। ये हैं धनदेह ताम्रपत्र, दामोदरपुर ताम्रपत्र तथा बेग्राम ताम्रपत्र। कुमारगुप्त की स्वर्ण, रजत और ताम्र मुद्राएं प्राप्त होती हैं। इसकी तीनों ही मुद्राएं हैं। मुद्राओं पर उसकी उपाधियों महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र, महेंद्र सिंह, अश्वमेध महेंद्र आदि उत्कीर्ण मिलती हैं। स्कंदगुप्त, इसको क्रमादित्य भी कहते हैं, लगभग 455 से 467 ईस्वी के स्वर्ण सिक्कों के मुख्य भाग पर धनुष बाण लिए हुए राजा की आकृति तथा पृष्ठ भाग पर पद्मासन में विराजमान लक्ष्मी के साथ साथ श्री स्कंदगुप्त उत्कीर्ण है।
कुछ सिक्कों के ऊपर गरुड़ ध्वज तथा उसकी उपाधि है क्रमादित्य अंकित है। भीतरी स्तंभ लेख में पुष्यमित्र और हूणों के मध्य स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है। ये पूछा हुआ है, इसको नोट कर लीजिए कि भीतरी स्तंभ लेख में किसका वर्णन मिलता है, तो पुष्यमित्र और हूणों के साथ में स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है। हूणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। स्कंदगुप्त के हाथों वे बुरी तरह परास्त हुए। ईसा की 3री सदी में जब हूण आक्रमण से रोमन साम्राज्य का पतन हो गया तो भारतीय दक्षिण पूर्वी एशियाई व्यापार पर अधिक निर्भर हो गए। तोरमान भारत पर दूसरे हूण आक्रमण का नेता था। मध्य भारत के एरन नामक स्थान से वाराह प्रतिमा पर खुदा हुआ उसका लेख मिला है, जिससे पता चलता है कि धन्य विष्णु उसके शासनकाल के प्रथम वर्ष में उसका सामंत था। मिहिरकुल हूण शासक तोरमान का पुत्र तथा उत्तराधिकारी था। मिहिरकुल अत्यंत क्रूर एवं अत्याचारी शासक था। चीनी यात्री हुएनसांग तथा मंदसौर लेख के साक्ष्य से ज्ञात होता है कि सर्वप्रथम गुप्त नरेश नरसिंह गुप्त बालादित्य ने लगभग 528 ईस्वी या कुछ स्रोतों के अनुसार 495 ईस्वी में तत्पश्चात मालव नरेश यशोधर्मन द्वारा मिहिरकुल को बुरी तरह पराजित किया गया था। गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था, जहां से उत्तर भारतीय व्यापार एवं साथ ही दक्षिण पूर्वी एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह भृगु कच्छ भड़ोश था, जहां से पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था में श्रेणियों का विशेष महत्व था। ये संगठन व्यापारियों के द्वारा उनके व्यापार के समुचित संचालन के लिए स्थापित किए जाते थे। श्रेणियों का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था तथा श्रेणियों के द्वारा ही सदस्यों के वेतन, काम करने के नियमों, मानकों, कीमतों का निर्धारण किया जाता था। प्रत्येक श्रेणी का अपना एक प्रमुख होता था। राजा का श्रेणियों के संचालन में कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। श्रेणियां अपने नियम स्वयं बनाती थीं। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिलनाडु वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे। वस्त्रोद्योग गुप्त काल एक प्रमुख उद्योग था। गुप्त काल में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख केंद्र थे ताम्रलिप्ति, भृगुकश, अरिकामेडु, कावेरीपत्तनम, मुजेरिस, प्रतिष्ठान, सोपारा और बारबेरिकम। गाइज ये सारे नोट्स जो हैं आरओ एआरओ यूपीपीसीएस के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इनके नोट्स बनाते चलिएगा और पढ़ते चलिएगा। जो भी नहीं समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको पूछ सकते हैं। आयुर्वेद तथा चिकित्सा के क्षेत्र में प्राचीन भारत की चरम परिणति चरक एवं सुश्रुत से मिलती है। धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। ये आयुर्वेद शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। भास्कराचार्य जो थे वो खगोलज्ञ और गणितज्ञ थे। इन्होंने सिद्धांत शिरोमणि तथा लीलावती नामक ग्रंथों की रचना की है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाते हैं। ये यूपी टेट में भी पूछा गया है कि लीलावती किसकी रचना है, नामक ग्रंथों की रचना की है। इन ग्रंथों में गणित तथा खगोल विज्ञान संबंधी विषयों पर प्रकाश डाला गया है। 5वीं शती ईस्वी तक भारत में त्रिकोणमिति में जया, कोजया और उत्क्रम जया के सिद्धांत ज्ञात हो चुके थे। सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टीय में इनका उल्लेख है। 7वीं शती ईस्वी में ब्रह्मगुप्त द्वारा चक्रीय चतुर्भुज के सिद्धांत का वर्णन मिलता है। समुद्रगुप्त की कुल 8 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं हमें प्राप्त होती हैं। गरुण, धनुर्धारी, चंद्रगुप्त फर्स्ट प्रकार, चक्र प्रकार, परशु, अश्वमेध, व्याघ्रहनन तथा वीणावादन प्रकार। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। ये मार्क करिए इसको, ये पीसीएस में पूछा गया है कि दिनार किस काल की मुद्रा को कहा जाता था। गुप्त काल की स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। चीनी यात्री फाहियान के अनुसार लोग दैनिक क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग करते थे। गुप्त शासकों के सिक्के उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा में पाए गए हैं। सिक्कों का सबसे प्रसिद्ध प्राप्ति स्थल राजस्थान का भरतपुर या बयाना है। इनके द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के जो थे रूपक कहलाते थे। गुप्त शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा सर्वप्रथम सिक्के जारी किए गए थे। मार्क करना इसको। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। यह अभिलेख 510 ईस्वी का है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख है। गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण हूण आक्रमण, प्रशासन का सामंतीय ढांचा आदि ये गुप्त साम्राज्य के पतन होने के कारण थे। गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए। संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे, उनमें से अधिकांश को गुप्त काल में या तो त्याग दिया गया था या वहां के आवासन में पर्याप्त विघटन हुआ। पाटलिपुत्र जैसा प्रमुख नगर हुइनसांग के आगमन तक गांव बन गया था। मथुरा जैसा प्रमुख नगर एवं कुम्हरहाट, सोनपुर, सोहगोरा तथा उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र इस काल में हिरास के ही प्रमाण प्रस्तुत करते हैं।
गुप्त काल में कला एवं साहित्य में हुई प्रगति के आधार पर इस काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसे गुप्त काल को। अजंता की 3 गुफाएं 16वीं, 17वीं और 19वीं गुप्तकालीन मानी जाती हैं। इनमें से 16वीं और 17वीं गुफाएं बिहार तथा 19वीं गुफा चैत्य है। बिहार और चैत्य क्या होता है इसको आप लोग बताइएगा, मैंने पिछली क्लासेस में ये बताया हुआ है। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों तथा ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। गुप्त काल में जो लोग राजकीय भूमि पर कृषि करते थे उन्हें अपनी उपज का एक भाग राजा को कर के रूप में देना पड़ता था, जो सामान्यतः षष्ठांश होता था, मतलब 1/6 होता था। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उद्रंग तथा भाग कर कहा गया है। प्रायः सभी धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6 यानी उपज का छठा भाग थी। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को विदक भागम तथा उदक भाग कहा गया है। हिरण्य मौर्य काल में लिया जाने वाला नकद कर था। गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में रेशम के लिए कोशे शब्द का प्रयोग होता था। 3री शताब्दी में वारंगल लोहे के यंत्रों उपकरणों हेतु प्रसिद्ध था। गाइज ये जो शब्दावलियां हैं इनको आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट पूछी जाती हैं कि क्या है, विदक भागम क्या है और किस काल से संबंधित है। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री तथा और शूद्र प्राकृत भाषा बोलते थे, जबकि उच्च वर्ग के लोग संस्कृत भाषा बोलते थे। देखिए कितना भेदभाव था उस टाइम पर भी कि स्त्रियां कौन सा बोलती थीं और उच्च वर्ण के लोग क्या भाषा बोलते थे। शूद्रक ने अपनी एक रचना लिखी थी, वो थी मृच्छकटिकम। तो पूछता है मृच्छकटिकम किसकी रचना है? शूद्रक की। नामक रचना से गुप्तकालीन शासन व्यवस्था एवं नगर जीवन के विषय में रोचक सामग्री मिलती है। इस ग्रंथ में चारुदत्त नामक ब्राह्मण सार्थवा एवं एक गणिका की पुत्री वसंत सेना की प्रेम गाथा के शब्दों का रूप दिया गया है। गुप्त साम्राज्य की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी। मौर्य शासकों के विपरीत गुप्तवंशी शासक अपनी देवीय उत्पत्ति में विश्वास करते थे। गुप्त शासकों ने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया। गुप्त प्रशासन का स्वरूप केंद्रीकृत न होकर संघात्मक था। गुप्त राजा ने छोटे राजाओं का राजा होता था। सामंत तथा प्रांतीय शासक अपने अपने क्षेत्रों में नितांत स्वतंत्रता का अनुभव करते थे। शतरंज का खेल भारत में गुप्त काल के दौरान ही उद्भूत हुआ था, जहां इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता था। भारत से ये ईरान एवं तत्पश्चात यूरोप में पहुंचा था। प्रवरसेन प्रथम 275 से 335 ईस्वी वाकाटक वंश का एकमात्र शासक था, जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। वाकाटक शासक प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया। इसके साथ ही उसने अनेक वैदिक यज्ञ भी किए। इसी वंश के शासक प्रवरसेन द्वितीय की रुचि साहित्य में थी। उसने सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना की। महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया। पूछा जाता है सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन थे? तो कपिल। सांख्य पुनर्जन्म अथवा आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार करता है। सांख्य दर्शन में अज्ञानता को ही दुखों का कारण तथा विवेक ज्ञान को उनसे मुक्ति का एकमात्र उपाय बताया गया है। महर्षि पतंजलि को योग दर्शन का प्रतिष्ठापक आचार्य माना जाता है। सर्वप्रथम महर्षि पतंजलि ने ही सुसंबद्ध दार्शनिक सिद्धांत के रूप में योग का विवेचन किया, इसीलिए इसे पतंजलि दर्शन भी कहा जाता है। ये याद रखिएगा, इनके छोटे छोटे नोट्स बना लीजिए। योग दर्शन किससे संबंधित है? पतंजलि से। नव्य न्याय संप्रदाय का प्रवर्तन मिथिला के आचार्य गंगेश उपाध्याय की युग प्रवर्तक कीर्ति तत्व चिंतामणि से हुआ है। इसके संवर्धन के लिए बंगाल के नवद्वीप के न्यायिक वासुदेव सार्वभौम, दीदितकार रघुनाथ शिरोमणि तथा मथुरानाथ जगदीश गदाधर भट्टाचार्य सुप्रसिद्ध है। भारतीय दर्शन में चार्वाक दर्शन जड़वादी या भौतिकवादी विचारधारा का पोषक है। इस दर्शन का आदर्श है यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋण कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुता, यानी जब तक जीवित रहें सुख से जीवित रहें, उधार लेकर घी पिएं, लेकिन देह के भस्म हो जाने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता है। इसका सीधा सा कहने का मतलब यह है, यही कहना चाह रहा है कि पुनर्जन्म नहीं होता। न्याय दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? गौतम ने किया था, जिन्हें अक्षपाद भी कहा जाता है। न्याय का शाब्दिक अर्थ तर्क या निर्णय होता है। न्याय दर्शन में 16 पदार्थों या तत्वों का अस्तित्व स्वीकार किया गया है। न्याय दर्शन का मूल ग्रंथ गौतम कृत न्याय सूत्र है। गाइज आज की क्लास में इतना ही है। कल की क्लास में हम इसके आगे के नोट्स देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। बाय।